नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी आपका अपना बायोलॉजी टीचर ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, राजीव क्वेश्चन बैंक के जो सॉल्यूशन थे वो आपको लगातार प्रोवाइड किए जा रहे थे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, जिससे आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं वो यथाशीघ्र आपको मिलते रहें। और आगे बढ़ने से पहले फिर से एक बार रिक्वेस्ट, बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक शेयर करें। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते थे कि 10th में हम लोग जो स्टडी कर रहे थे वो था आपका पहला चैप्टर बायोलॉजी के बेसिस पे, साइंस के बेसिस पे पांचवा चैप्टर क्या, जैव प्रक्रम, जिसे आप क्या कहते थे, लाइफ प्रोसेसेस। उसमें लघु उत्तरीय जो प्रश्न थे 4 नंबर वाले, उनकी चर्चा दोस्तों हम आप कर रहे थे। आगे बढ़े। जो पहला क्वेश्चन दोस्तों इस पोर्शन में हमने सेलेक्ट किया था, आपको पता है कुछ क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए थे आपको, है ना। आगे जो क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए थे उनमें से यह पहली स्लाइड आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, और इसमें क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखें। स्टोमेटा प्लांट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, और इससे संबंधित इन्होंने प्रश्न क्या पूछ रखा है, पौधों में स्टोमेटा की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। दूसरा, खुले स्टोमेटा का नामांकित चित्र बनाइए। 2 क्वेश्चन आपके सामने और दोनों के आंसर स्टोमेटा से रिलेटेड हैं, आप इसको देखें। पहला तो है स्टोमेटा के रंध्रों की उपयोगिता, यानी स्टोमेटा में जो पोर हैं दोस्तों उसका क्या फायदा मिलता है प्लांट को। ठीक, तो यहां आप जब ध्यान से देखेंगे तो स्टोमेटा में दिया है, देखिए, स्टोमेटा पादप तथा पर्यावरण के मध्य गैसीय विनिमय। गैसीय विनिमय का क्या मतलब होता है भाई? गैसीय विनिमय का मतलब होता है गैस प्रदान या कह दे लेन देन, है ना। गैसों का लेन देन होता है, यानी बाहरी जो एनवायरमेंट है उससे जो पौधा है, प्लांट है, उसके एनवायरमेंट से गैसीय एक्सचेंज होता है, गैसेस की अदला बदली होती है। ठीक है। अब देखिए, रंध्र छिद्र के आकार को परिवर्तित कर जल की हानि का नियंत्रण भी करते हैं। तो आप देखिए, गैसों की अदला बदली के साथ यह क्या करते हैं, जल हानि का नियंत्रण, जो जल की हानि हो रही है दोस्तों उसका भी नियंत्रण करते हैं। तो यहां आप देख लीजिए, यह एक रंध्रीय गति है। कुछ पर्यावरणीय उद्दीपनों जैसे आपेक्षिक आर्द्रता, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, प्रकाश की तीव्रता आदि से प्रभावित होती है। यानी स्टोमेटा का जो ओपन होना है, खुलना है, या क्लोज होना है, बंद होना है, यह जो गतियां हैं यह प्रभावित होती हैं। और प्रभावित होने के पीछे जो कारक बन जाते हैं दोस्तों, कारक कौन से हैं, तो यहां आप देख लीजिए कौन कौन से। आपेक्षिक आर्द्रता हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हुई, या प्रकाश की जो तीव्रता है, यह इनको प्रभावित करती है। तो आपसे पूछा है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रंध्रों की उपयोगिता, तो 2 इनका उपयोग महत्वपूर्ण है पौधों में। पहला है दोस्तों गैसों का आदान प्रदान, दूसरा है जल की हानि का नियंत्रण। ठीक है। अगला जो आपको दिया गया है दोस्तों, उसमें कहा गया है स्टोमेटा का आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। कुछ इस तरह का डायग्राम स्टोमेटल रीजन का आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहां आप देखिए वो बना हुआ है।
यह जो अवस्था है ये क्या है, स्टोमेटा की खुली हुई अवस्था है, यानी रंध्र जब खुले हुए हैं तब की कंडीशन शो की गई। बंद है तो ये बीच में जो पोर दिखाई दे रहा है दोस्तों, यह पोर दिखाई नहीं देगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यह जो सेल है इसी को द्वार कोशिका या गार्ड सेल कहते हैं। जैसा कि मैं पहले भी आपको ये चीज बता चुका हूं कि गार्ड कोशिकाएं किनारे किनारे पाई जाती हैं। उन्हीं गार्ड कोशिकाओं में ये छोटे छोटे जो कण आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को हम नाम देते हैं क्या, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का होता है। तो ये दिखाई देता है। अब बीच में जो ये पोर्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, यही क्या है, यही वह क्षेत्र है, वही यह स्थान है जहां से कि गैसेस की अदला बदली होगी, किनके बीच, पौधे के बीच और उसके चारों तरफ का जो एनवायरमेंट है उनके बीच। तो ये तीन जो नाम है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं खुला रंध्र में, तो इनको आपको दोस्तों याद रखना है। समझ में आ रही है बात। अब इसमें जो ओपन और क्लोज होने के पीछे रीजन है दोस्तों, इसमें जो ये सेल है गार्ड सेल, इनमें टर्जिटी की बात आती है। टर्जिट प्रेशर कह दे लगता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, फूल जाते हैं, कम हो जाता है या नहीं रहता वह प्रेशर, तो क्या कर देते हैं, ये आपस में पिचक जाएंगे और जो ये बीच का पोर है वो क्या है, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पोर्शन देखते हैं। अगला पोर्शन जो दोस्तों हम आप करने वाले हैं, उसमें हमें थोड़ा सा पोषण के बारे में जानना है कि पोषण क्या होता है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है पोषण क्या है, उदाहरण सहित स्वपोषी तथा विषम पोषी। पोषण क्या है, उदाहरण सहित स्वपोषी तथा विषम पोषण को समझाइए। पोषण या न्यूट्रिशन, पहला तो यही। तो जैसा हमने आपसे कहा था पोषण क्या है, पोषण का मतलब होता है ऐसा प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रियाएं जिनके थ्रू हम अपने शरीर को पोषक तत्व देते हैं। यानी जो कुछ हम खा करके अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं, तो वो सारे मटेरियल जो है क्या है, पोषक पदार्थ, और वह प्रक्रिया क्या है, पोषण कहलाती है। यह मैं पिछली क्लासेस में भी आपको दोस्तों बता चुका हूं, यहां देख लीजिए। पोषण या न्यूट्रिशन एक जीवधारी द्वारा पोषक जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन, जल, इनका ग्रहण करना तथा इनको उपयोग करने की जो प्रक्रिया है उसे ही क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। यह बात आपको क्लियर हुई होगी। अब आपको यह बताया गया था कि पोषण भी क्या होता है, दो तरह का होता है, एक ऑटोट्रॉफिक होता है, एक हेटेरोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है दोस्तों स्वपोषण है ना, और हेटेरोट्रॉपस या परपोषी आपको सेकंड वाला मिल रहा है। तो पहले इसकी बात करते हैं कि स्वपोषी क्या है। पोषण की इस विधि में जीवधारी अपने कार्बनिक भोजन का निर्माण परिवेश में उपस्थित कच्चे पदार्थों के उपयोग से करता है, उसे स्वपोषी कहते हैं। मतलब इन्वायरमेंट में जो रॉ मटेरियल मेरे दोस्तों उपलब्ध है, उन्हीं को लेकर के वह अपना भोजन बना लेता है। वह अपने भोजन के लिए किसी जीव, दूसरे जीवधारी पर या कहते हैं जीव पर, चाहे वो जंतु हो या पादप, प्लांट हो या एनिमल, उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर कोई ऐसा जीव हो जो कि किसी प्लांट या एनिमल पर डिपेंड ना करे अपने भोजन के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्वपोषी कहेंगे। और इस तरह का पृथ्वी पर जो जीवधारियों का समूह है वही पादप समूह है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। बढ़े आगे। हरे पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण सरल कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा सूर्य के प्रकाश की सहायता से करते हैं। यह प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण के नाम से जाना जाता है। इसकी चर्चा दोस्तों आपसे हुई है और आपको बताया गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो है 6 मॉलिक्यूल, जब 12 मॉलिक्यूल 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर
से अटैच करता है, जुड़ता है या कहते रिएक्शन लेता है, कब? प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल के अंदर, सनलाइट और क्लोरोफिल के बेसिस पे जब यह रिएक्शन देता है तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 1 और 6 मॉलिक्यूल वाटर के और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बनते हैं। मेन प्रोडक्ट आपका दोस्तों ग्लूकोज हो जाता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, जबकि जो दूसरा प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, यह क्या होता है? बाई प्रोडक्ट के रूप में होता है। जिसे आप सह उत्पाद कह सकते हैं, मतलब साथ साथ उत्पादित हो जाना, जो कि हमारे लिए प्राणवायु व लाभदायक भी है। तो इस तरह से आपसे कई बार पूछा गया है कि बाई प्रोडक्ट इसमें से क्या है मेरे दोस्तों, तो इसको आप देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ बाई प्रोडक्ट कहते हैं इस रिएक्शन। तो यह तो हो गई स्वपोषण की बात। हमने आपको बताया था कि इसमें फोटोसिंथेसिस करने के अलावा एक जीव और इसमें कंसीडर किए जाते हैं, वो है क्या? कीमोसिंथेटिक, रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी को भी रखा जाता है किसमें? ऑटोट्रॉफ में। ठीक है, उसमें हमने आपको बताया था, याद अगर होगा तो, सल्फर बैक्टीरिया के बारे में, मीथेन बैक्टीरिया के बारे में। यह सब क्या करते हैं? अपना भोजन रॉ मटेरियल के बेसिस पे बनाते हैं, जिसमें कि अलग अलग पदार्थ जैसे सल्फर बनना या फिर मीथेन आदि बनना होता है। इससे एक केमिकल भी बन जाता है और एनर्जी भी ऑब्टेन उन्हें हो जाती है। आगे बढ़े दोस्तों। बात होगी दोस्तों परपोषी की। स्वपोषी की चर्चा हुई, परपोषी की बात करें। परपोषी हेटेरोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन है उसके बेसिस पे क्या है, देखिए, पोषण की इस प्रकार की विधि में जीवधारी स्वपोषी द्वारा निर्मित कार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं? अंतर्ग्रहण करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यानी ऐसे जीवधारी जो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से क्या करते हैं? दूसरे जीवों पे निर्भर करते हैं, चाहे वो पौधा हो चाहे जंतु या पौधा में से कोई हो, अगर वह अपने भोजन के लिए उस पर डिपेंड करते हैं मेरे दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगा? आपका परपोषी हो जाएगा। अब परपोषी को दोस्तों कई ग्रुप में अलग अलग बांटा गया है। जो सबसे प्रमुख ग्रुप्स बनाए गए हैं, समूह बनाए गए हैं, वो 3 हैं। इन तीनों समूहों को देखिए। पहला है मृतोपजीवी, जिनको आप सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरा है पैरासिटिक या कह दे परजीवी, और तीसरा है पूर्ण जंतु समपोषण, जिसे आप होलोजोइक कहते हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप डाल लीजिए। बहुत बार पूछा गया है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पूर्ण जंतु समपोषण क्या होता है। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, पहला मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का क्या मतलब है? अगर कोई जीव अपने पोषण का जो हिस्सा है वह सड़े गले पदार्थों से, कार्बनिक पदार्थों से लेता है, तो उसे क्या कहते हैं? मृतोपजीवी कहते हैं। चाहे वो पदार्थ प्लांट से निकले हों, एनिमल से निकले हों, या प्लांट या एनिमल का कोई हिस्सा हो, है ना, उनसे अगर वह ऑब्टेन कर रहे हैं ऊर्जा, तो उनको स्वपोषी के अंतर्गत मृतोपजीवी के बेसिस पे जाना जाता है। तो ये आप याद रखें, सैप्रोफिटिक या जो मृतोपजीवी है वह अपना पोषण सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है। बात करेंगे परजीवी की। परजीवी के लिए हमने आपसे कहा था दोस्तों कि जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, यह जो मुहावरा था, लोकोक्तियां थी, यह क्या है? बहुत प्रसिद्ध है इसके लिए। अब इसमें हो क्या रहा है? पोषण की इस विधि में एक जीवधारी अपना भोजन अन्य जीवधारी या पोषक से शरीर से बिना इसे मारे प्राप्त करता है। यह बात तो सही है, लेकिन साथ ही साथ नुकसान पहुंचाता है। यह बात भी यहाँ आप मेंशन कर लीजिएगा दोस्तों।
होता क्या है, परजीवी या पैरासाइट में वह दूसरे जीव पे रहेगा, जिसे आप पोषक कहेंगे, पोषक या कहते हैं पोषद, ठीक है। उनसे भोजन लेगा, लेने के साथ साथ उन्हें नुकसान भी पहुंचाएगा। जैसे आप जानते हैं मच्छर हमको परेशान करते हैं, ब्लड हमारा सक करते हैं, जिससे उनको भोजन मिलता है या ऊर्जा प्राप्त होती है। और इस ब्लड सकिंग में जहां वो काट लेते हैं वहां थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाती है और खुजलाहट सी होने लगती है, वह हमें परेशानी पैदा करती है। तो हमसे क्या करते हैं, मॉस्किटो ब्लड के रूप में भोजन भी लेते हैं और हमें खुजलाहट आदि के द्वारा परेशानी भी पैदा कर देते हैं। तो इस तरह हमसे भोजन लेना और उनको परेशानी भी पैदा कर देना, है ना, समस्या हमारे लिए भी बना देना, ये दोनों काम का नेचर किसका है, परजीवों का या कह दें पैरासाइट का। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसमें आप वैसे जीव को रखेंगे जो भोजन प्राप्त करने की व्यवस्था में जीव से, पोषद से भोजन लेते भी हैं, उनको क्या करते हैं, परेशान भी करते हैं या समस्या भी उनके लिए करते हैं, डिजीज आदि भी काट करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हियर व्हाट दैट पुनः पूर्ण जंतु सम पोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है मेरे दोस्तों, होलोजोइक मका, होलो का मतलब ही होता है पूर्ण, और यहां जब देख लेंगे दोस्तों तो दिया है पूर्ण जंतु सम। इसी को आप करेंगे पूर्ण जंतु सम, मतलब पूरी तरह से जंतुओं के समान पोषण लेने वाला। अब आप सोचेंगे जंतुओं के समान पोषण लेने का क्या मतलब, मेरे दोस्तों जंतु क्या करता है, पोषण लेने के लिए बाहर की किसी भी, चाहे एनिमल प्रोडक्ट हो चाहे प्लांट प्रोडक्ट हो, उसको खा लेता है, उसमें जो एनर्जी है उसको पचा करके वह एनर्जी अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है, ब्लड के थ्रू अपने या फिर किसी भी माध्यम से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, बांट देता है, चली जाती है एनर्जी, और उसी एनर्जी का उपयोग करता है। तो यहाँ देखिए, अगर कोई जीव पौधे या जंतु कोई सामान, पौधे और जंतु के द्वारा दिया हुआ पदार्थ भोजन के रूप में ले, उसे पचाए और तब उससे ऊर्जा प्राप्त करे, तो वो क्या कहलाएगा, पूर्ण जंतु संपोषण। बात समझ में आई, होलोजोइक न्यूट्रिशन। यहां देख लीजिए, पोषण की इस विधि में जीवधारी कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं, अंतर्गहित भोज्य पदार्थ का पाचन तत्पश्चात शरीर कोशिकाओं द्वारा अवशोषण करते हैं। यही बात हम आपको समझा चुके हैं दोस्तों, इसको आप जानते रहें, साथ ही साथ क्या करें, इसका उपयोग करें। बड़े इंपॉर्टेंट पोर्शन था वो, याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन हमने आपके लिए सिलेक्ट किया है 21 नंबर का मेरे दोस्तों, क्या कह रहा है 21, यहां देखें 21 नंबर में पूछा है आक्सी और अनाक्सी। श्वसन में क्या करना है, विभेद करना है, मतलब अंतर करना है। कैसे आप अंतर करेंगे इस चीज को जाने, आक्सी और अनाक्सी श्वसन में। ध्यान दीजिएगा, आक्सी श्वसन का मतलब है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उपस्थिति में श्वसन क्रिया का होना। अनाक्सी श्वसन का क्या मतलब है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया का होना। ठीक, तो अब दोनों में अंतर थोड़ा सा आपसे पूछा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। और यह भी जान लीजिएगा कि जो ऑक्सी श्वसन है उसमें ऊर्जा की मात्रा अधिक बनती है मेरे दोस्तों, जबकि अनाक्सी श्वसन में आप देखेंगे ऊर्जा की मात्रा कम बनती है। ध्यान देंगे, इसमें पहला पॉइंट आपको बताया है क्या, ऑक्सी में यह ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यह बात मैंने बता दिया था आपको पहले ही पॉइंट में। दूसरा दिया है, देखिए अनाक्सी में क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, सॉरी अनुपस्थिति में ये क्या है, होता है, मतलब कि यहां ऑक्सीजन आवश्यक है, यहां ऑक्सीजन की आवश्यकता अनाक्सी में नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, यहां जो क्रियाधार है यानी रिएक्शन जिससे शुरू होगी, बेसिक कंपोनेंट ग्लूकोज है, यह पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में क्या करता है,
टूट जाता है या कह दें ऑक्सीकृत हो जाता है। जबकि जब देखेंगे आप अनाक्सी श्वसन में तो यह ग्लूकोज मॉलिक्यूल अपूर्ण, याद रखेंगे कभी भी पूरा नहीं टूटता है, अपूर्ण टूटता है और क्या करता है, एथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का क्या करता है, निर्माण करता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल से याद रखिएगा दोस्तों, हमारे बॉडी में जब कहीं शरीर में हिस्से में कहीं पेन हो रहा होता है, चाहे ज़्यादा एक्सरसाइज करने से, चाहे ज़्यादा काम करने से, तो उसके पीछे भी रीज़न यही होता है, अपूर्ण टाइप का जो अनाक्सी श्वसन है वह, जिसके रिजल्ट थ्रू क्या बन गया है, लैक्टिक अम्ल बन गया है और वही क्या करता है, ब्लड वेसल्स में रुधिर की जो केशिकाएं हैं उनमें फंस जाता है और ब्लड के रास्ते को जो कि वेन के थ्रू बह रहा है उसको अवरुद्ध करता है, रोकता है, जिससे कि हमें जगह जगह पेन होने लगता है। और जब दोस्तों हम पुशअप करते हैं, दबाते हैं, तो वही खिसक जाता है और दर्द बंद हो जाता है। आपने अक्सर अपने माँ बाप को, मम्मी पापा या किसी को, भैया किसी को भी आपने कहते सुना होगा, थोड़ा सा मेरा पैर दर्द कर रहा है, हाथ दर्द कर रहा है, थोड़ा सा क्या कर दो, दबा दो, उसको प्रेस कर दो। ठीक है, तो ये दोस्तों एक बेसिकली हमने आपको साइंस के इस पोर्शन से जोड़ा कि वहाँ क्या होता है। उम्मीद है आपको यह इंटरेस्टिंग लगेगा। बढ़ते हैं अगले पोर्शन की तरफ। तीसरा क्या कह रहा है, अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। मैं पहले ही बताया था कि जो ऑक्सी श्वसन है उसमें ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा 38 या 36 एटीपी के बेसिस पे यहाँ मामला आता है एनर्जी का, वहीं ऊर्जा की मात्रा यहाँ कम हो जाती है, लगभग 4 एटीपी। अब बात करें ऑक्सी श्वसन में अगले पॉइंट की, तो यह कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में यह प्रक्रिया होती है, कौन सा, ऑक्सी श्वसन की। अनाक्सी श्वसन में यह कोशिका द्रव्य में होता है। किसमें होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। तो ये दोनों तीनों बातें जो पॉइंट्स में है बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। किसी की कोई क्वायरी है दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर यूज करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगले पोर्शन की तरफ। आपसे बार बार पूछा जाता है धमनी और सिरा में अंतर। धमनी और सिरा यहां याद रखेंगे, एक को कहते हैं क्या, एक को दोस्तों कहते हैं आर्टरी, दूसरे को कहते हैं मेरे दोस्तों वेन। ये है धमनी और ये है आपका सिरा। मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझ लीजिएगा, पूरी लाइफ ये आपके काम आने वाला है। बार बार आपसे पूछा जाता है किसमें शुद्ध रक्त बहता है, किसमें अशुद्ध रक्त बहता है, आप बताइए। आपको समस्या आती है, आज के बाद समस्या नहीं आएगी अगर ईमानदारी से आपने सीख लिया तो। और यह चीज़ इस प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो कोई नहीं समझाता है, क्योंकि ये मेरी ट्रिक है। ध्यान से देखिए मेरे बच्चों, इसमें देखिए कैसा ब्लड होता है, शुद्ध, जिसे आप क्या कहते हैं, प्योर। और इसमें कैसा होता है, अशुद्ध, जिसे आप क्या कहते हैं, इम्प्योर। अब क्या इसमें ट्रिक है, देखिएगा। ये कितने लेटर हैं मेरे दोस्तों, 1 2 3 4 5 6। यहां कितने लीटर हैं, 1 2 3 एंड 4। यानी अगर हमसे पूछा जाए कि आर्टरी में कैसा ब्लड बहेगा, तो हमसे पूछा क्या गया, 6 लेटर वाला पूछा गया। ठीक है, तो हमें उत्तर क्या देना है, 4 लेटर वाला। बात को ध्यान में रख लीजिए। जब हमसे 6 लेटर वाला पूछा जाए कि कैसा ब्लड इसमें बहेगा, तो हमको उत्तर क्या देना है, 4 वाला यानी प्योर देना है। अब यहां देखिएगा कितने लेटर हैं, 1 2 3 4। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर हमसे 4 वाला पूछा जा रहा है तो आंसर क्या होगा, 6 होगा। बात समझ आ रही है। मुझसे पूछ दिया गया कि आर्टरी में कैसा ब्लड होगा, कितने लीटर का है, 6 लीटर का है, उत्तर क्या होगा, 4 लीटर वाला होगा। हमसे पूछ दिया गया वेन में कैसा ब्लड बहता है,
तो ये कितने अक्षर का है? 4 लेटर का है। तो कितने वाला उत्तर होगा? 6 वाला होगा। यानी 6 पूछे तो 4 वाला बताओ, 4 पूछे तो 6 वाला बताओ। यह तब है जब क्या कह रहा है, आपका आर्टरी या वेन, धमनी या सिरा का नाम दे रहा है। एक नाम यहां और जुड़ जाता है दोस्तों, क्या? पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी कहते हैं लंग्स को। उस कंडीशन में यह मामला उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। और इसमें होगा क्या? अब इसमें होगा क्या? जब पल्मोनरी जुड़ जाए, पी जुड़ जाए सामने, तब उल्टा हो जाता है। 6 वाले का आंसर 6 वाला होता है और 4 वाले का आंसर 4 वाला होता है। यानी वेन में कैसा होगा? प्योर ब्लड बहेगा। और आर्टरी में कैसा बहेगा? 6 वाला, यानी इम्प्योर ब्लड बहेगा। यानी पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी की वेन हो रही है। अगर पल्मोनरी आर्टरी आएगा तो 6 का संबंध 6 लेटर वाले से, याद रखेंगे। और अगर पल्मोनरी वेन आया तो 4 वाले का रिलेशन 4 वाले से है। इसको दोस्तों वीडियो पॉज करके कई बार देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं जो फ्यूचर में आपके बहुत अच्छे काम आने वाला है। ये कहीं और नहीं मिलेगा, आपको इस प्लेटफॉर्म से मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। इसको देखिए, समझिए। नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में पूछेगा, आपको हम फिर समझाएंगे। यहाँ धमनी और सिरा फिर देख लीजिए। धमनी की मामला क्या है? इसकी भित्ति मोटी होती है, प्रत्यास्थ होती है तथा पेशी होती है। यानी यहां जब आप देखेंगे तो होगा क्या कि इसकी जो वाल होती है दोस्तों, वह वाल कैसी होगी? इसकी जो वाल है वह आप देखेंगे मोटी होगी। ये जो वाल है वो क्या है? मोटी है। किसकी? अरे भाई यहां देखिए, है ना, जो ये वाल है किसकी? धमनी की। वो क्या है? मोटी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन वहीं सिरा की बात करें तो सिरा में क्या है? ये जो वाल है वह पतली है। दोनों के पीछे अंतर क्या है? जब वाल मोटी है मेरे दोस्तों तो किसमें? धमनी में, क्योंकि उसमें जो है प्रेशर से ब्लड जा रहा होता है। हार्ट से प्रेशर से ब्लड फेस पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, इसी रास्ते जाता है। तो इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है तो यह मोटी बनाई जाती है, कहीं बीच में फटे ना, ब्रस्ट ना करे, तो यह मोटी वेन आगे बढ़ती है। तो यहाँ दिया है भित्ति क्या होगी? मोटी होगी। प्रत्यास्थ का मतलब होता है तन सकेगी, खिंचाव होगा, चौड़ी हो जाएगी तन करके जरूरत पड़ने पर। साथ ही साथ इसमें पेशियां पाई जाएंगी। जबकि वहीं सिरा की बात करें तो यह पतली है दोस्तों और अप्रत्यास्थ है, मतलब यह ज्यादा तनती नहीं, चौड़ी ज्यादा नहीं होती है प्रेशर के दौरान। इतनी बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं। इसकी गुहिका में संकीर्ण होती है, मतलब इनकी जो ये जगह होती है यही है गुहिका। यह क्या है? थोड़ा पतला होगा। इसमें देखिए गुहिका में क्या है? ज्यादा चौड़ाई है ना। ये देखिए इसमें जगह क्या है? कम है। लेकिन इसमें देखिए जगह क्या है? थोड़ी ज्यादा है। तो गुहिका के बेस पे अंतर आ गया। देखिए यह विस्तारित है, बड़ा है। अगला दिया है तीसरा नंबर। इसमें रक्त प्रवाह क्या है? तीव्र तथा झटकेदार होता है, क्योंकि इसमें लंग से आता है, हार्ट से आता है, सॉरी माफ करिएगा, हार्ट से आता है। जैसा कि मैंने कहा इसमें तेजी से आता है, प्रेशर होता है, तो ये मोटी होती है। वहीं जब इसमें बात करेंगे सिरा की, तो सिरा क्या है? ये नीचे वाला सिरा है दोस्तों, सिरा। इसे क्या कहते हैं? इसे धमनी कहते हैं। ठीक है। तो आप देखेंगे वह क्या है? इसमें मंद गति और लगातार बहता रहता है। तो इसमें सिरा में क्या है? स्पीड इनकी क्या है? धीमी रहती है। आगे बढ़िए। चौथे नंबर का है, यह शुद्ध रक्त ले जाता है हृदय से अंगों को, मतलब हार्ट से प्योर ब्लड को ले जाकर के पूरे बॉडी के अदर पार्ट को देता है। लेकिन जो सिरा है उसका काम है अनाक्सी श्वसन या अशुद्ध रक्त को क्या करना? पूरे बॉडी से इकट्ठा करके हृदय की ओर ले जाना।
और फिर वही हार्ट क्या करेगा, हृदय क्या करेगा, उसको भेजेगा प्यूरिफाई करने के लिए, शुद्ध करने के लिए। कहाँ? लंग्स के पास। याद रखेंगे। उम्मीद है यह पोर्शन समझ में आया होगा मेरे बच्चों। अगर कोई दिक्कत आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी बातें रख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों यह जो पोर्शन है वह कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा, क्या खामियां रही, क्या आपको अच्छा लगा, क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन का अवश्य यूज करा करिए। क्वेश्चंस अपने पूछा करिए, क्वेरी किया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के सेक्शन के साथ। तो आगे हम मिलें, उसके लिए ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब जो चैनल है दोस्तों, उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आने वाली जो भी वीडियोस है वो आपको यथाशीघ्र मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।